नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमी का जो हमने जहाँ छोड़ा था उसके बाद आ गया वर्ल्ड इकोनॉमी की। आपसे बात हुई थी स्टार्ट करने की, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो नवीन विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं ना, एक बात समझो आप, आपके ऐप में ज्योग्राफी जो हम एनसीईआरटी के थ्रू कर रहे हैं ये आपको मिली जाएगी। साथ ही साथ जितने भी नवीन विद्यार्थी हैं उनके लिए देखो, हमारे इकोनॉमी के दो पार्ट हैं। एक इकोनॉमी हमने पार्ट 1 में करी है और एक इकोनॉमी जो ये हम पढ़ रहे हैं ये पार्ट 2 है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी का ऐसा पार्ट स्टार्ट किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बेसिक आपको ध्यान में नहीं है तो वर्ल्ड इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। देखो, पार्ट 1 जो हमने करी थी उसमें 6 to 12 तक की एनसीईआरटी हमने कवर करी थी। 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कवर करी थी। इसमें भी ध्यान रखना, 11th की तो हमने कोर करी थी और 12th के जो जो चैप्टर हमारे काम के थे और वह इकोनॉमी में जो आते गए पार्ट 2 में, उनको हम साथ साथ मर्ज करते गए। अब ये जो पार्ट 2 है इसमें हमने जैसे बेसिक इकोनॉमी के बारे में एस्पेक्ट समझे थे हमने, फिर अभी लास्ट हमने मुद्रास्फीति को कंप्लीट किया था। अब हम जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी हम किस में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अच्छा, जो नवीन विद्यार्थी उनको क्या करना है, देखो ज्योग्राफी तो साथ साथ एनसीईआरटी के जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ते चलो आप। दूसरा इकोनॉमी वाला पार्ट, जो पार्ट फर्स्ट का जो इकोनॉमी विद एनसीईआरटी है उसको आप कवर कर लो। और इस पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, आप मुझे फ़ोन कर लेना। तो एक दिन हम हमारा डाउट सेशन करके उस डाउट भी सारे आपके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और देखो, एक दिन में 2 काम आपने कर लिए ना, यही बहुत है। ज्योग्राफी के 1 से 1.5 घंटे हो गए आपके और इकोनॉमी के भी 1 से 1.5 घंटे हो गए। और यदि आप इकोनॉमी में ज़्यादा समय देना चाहो तो इसमें तो आप दे ही सकते हो, क्योंकि अपने पास एनसीईआरटी के सारे मॉड्यूल क्लियर बने हुए हैं, आप उनको कर लीजिए। पार्ट 2 में भी ऑलमोस्ट आपके 26-27 के आसपास पार्ट बने हुए हैं, उसको भी कर लीजिए। और सारे करंट के साथ अपडेटेड है, ऐसा नहीं है कि वो कि हमने उसमें कुछ कमी छोड़ दी है, बहुत विस्तृत रूप से करें। अच्छा, अब आपको क्या करना, ये दोनों करते हो तो दिन में तुम्हारे 4 से 5 घंटे खप जाते हैं। नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, सारे काम करोगे। और उसके बाद मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि भैया दिन के 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करंट अफेयर्स में आप डेली के 2 घंटे दे दीजिए, आई थिंक सफिशिएंट रहेंगे, डेली देने हैं। अब भैया तुम्हारे 5-7 घंटे तो इसी में हो गए। अगर आप डेली के 8 घंटे भी निकाल रहे हैं ना, तो ये आपके लिए उपलब्धि है। क्या आपके लिए उपलब्धि है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। एक काम और करना आप मेरे प्यारे दोस्तों, कि एक घड़ी लेके बैठना या स्टॉप वॉच लेके बैठना मोबाइल वाली। जब आप पढ़ो मॉर्निंग में कभी भी बैठते हो तो 24 घंटे के लिए, जैसे सपोज़ करो मैंने आज तारीख आ गई मेरी 10, मैं आज पढ़ना स्टार्ट किया, मॉर्निंग में उठा मैं 8 बजे, जब मैं पढ़ने लगा उस समय स्टॉप वॉच को चालू कर दो। चालू करने के बाद देखो 1 घंटा पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा। और जब भी आप जैसे सपोज़ करो उठ के आप पानी पीने जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, आप लघु शंका के लिए जा रहे हो, तब उस स्टॉप वॉच को बंद कर दो। समझ गए। जैसे ही आप 1-1.5 घंटा पढ़ लिए, आप नाश्ता करने चले गए, घूमने चले गए, उसको बंद कर देना। जब पुनः पढ़ने बैठे तब पुनः चालू कर लेना। और रात को जब सो ना तो देखना कि भैया मैंने कितने घंटे स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग एक्चुअली में पढ़ाई करी है। ये एक बार आप एनालिसिस कर लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मुझे तो लगता था कि मैंने दिन में आज बहुत पढ़ाई कर ली, तो अरे पर पढ़ा तो मैं 3 से 4 घंटे ही हूँ। समझ गए ना। लेकिन ये आप अभ्यास करोगे तो 2-3 दिन में इसकी आपको आदत पड़ जाएगी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ समय खराब कर रहा हूँ और मुझे इसको कैसे आवर्स को बढ़ाने हैं। क्लियर। ये कर लेना एक्सरसाइज। करंट अफेयर्स 2 घंटे निकाल लो। देखो, करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं जो डेली न्यूज़ भेज रहा हूँ आप उसको तो देख ही लीजिए कीजिए। हिंदी के न्यूज़पेपर की न्यूज़ जो अपनी है, न्यूज़पेपर वाली। साथ ही साथ देखो, किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन मंथली, वो मैगजीन हमें पढ़नी है। चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे वो विज़न की हो, चाहे कोई और हो। समझ गए ना। ये हम डेली, ये बेसिकली हम कर लेंगे मंथली मैगजीन, और ये मैं आपके साथ लग के कर लूँगा।
इसके अलावा आपको हिंदू और अन्य अखबार पढ़ने की कितनी आवश्यकता नहीं है। और डेली के आपकी थॉट प्रोसेस को और वृहद करने के लिए न्यूज़पेपर के जो मैं टेलीग्राम पे आपको PDF भेजता हूँ उसको पढ़ लिया कीजिए, उससे आपको नए नए दायरे मिल जाएंगे और उसमें से आपको कुछ अच्छे नोट्स बनते हैं बनाने के, तो वो बना लेना। ये काम आपको करना है। क्लियर है? नए बच्चे जो जुड़े हैं उनका UPSC और RPSC दोनों कवर हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे RS मेंस के हिसाब से भी जुड़े हैं, मतलब RS 2021 के हिसाब से भी जुड़े हैं। तो जो बच्चे RS की तैयारी के लिए ऐप में हमसे जुड़े हैं, राजस्थान के कई बच्चे जुड़े हैं, तो वह सभी बच्चे क्या करें, या तो मेरे 8619059759 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज कर दें। दूसरा, आज मैं RS मेंस का एक बैच क्रिएट कर दूंगा। देखो हम पहले मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, प्री की तो आपके साथ साथ UPSC का जो कोर GS का टॉपिक्स चल रहे हैं उसके साथ हो जाएगी। ये आपके लिए की फैक्टर काम करेगा। इसका बैच क्रिएट करके इसका बैच कोड मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, और जो विद्यार्थी RS मेंस की तैयारी साथ लग के करना चाहते हैं वो इस बैच कोड को एक्सेप्ट कर लेना। और इसका YouTube में मैं चैनल भी बना दूंगा आपके लिए, दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा, बैच कोड में क्या लाभ रहेगा? बैच में यदि आप ऐप पे ले लेंगे तो जो RS मेंस के प्रश्न रहेंगे या RS प्री के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसको जब एक्सप्लेनेशन करेंगे YouTube पे कर लेंगे, और उसके वीडियोस ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएंगे और YouTube पे भी उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी देखो भैया, देश की और विदेश की अर्थव्यवस्था का मिलना है। मैंने कोई सामान बेचा USA में, UK में, तो कैसा व्यापार हो गया? वो व्यापार विदेश व्यापार के अंतर्गत आ गया। मैंने मेरे गांव में, मेरे गांव के पास में किसी गांव में कोई सामान बेचा तो कैसा व्यापार हो गया? वो देसी व्यापार हो गया, डोमेस्टिक व्यापार हो गया। अच्छा, मुझे मेरे गांव के पास में सामान बेचने में कोई दिक्कत आती है क्या? मेरे जैसे लाइक माइंडेड आदमी है, मेरी जैसी वेशभूषा है, मेरे जैसा उनका खान पान रहन सहन है, और सामान्यतः समाज की संस्कृति भी मेरी जैसी है, तो मैं वहाँ पे सामान बेचता हूँ तो कौन से व्यापार के अंतर्गत आता है? वो डोमेस्टिक व्यापार के अंतर्गत आता है। और वहीं जब आप विदेश में बेचते हैं तो इन सभी का उलट हो जाता है। लेकिन उनको जिस चीज़ की नेसेसिटी है वो हम उनको बेचते हैं तो वो खरीदते हैं, और वो भी हमें जिन चीज़ की नेसेसिटी हमें बेचते हैं तो हम वो खरीदते हैं। अब देखो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, इसका सिनेरियो समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक वर्ष ध्यान रखना, पहले और 1750 से बाद में। देखो 1750 से पहले क्या थी, आर्थिक गतिविधियां बड़ी सीमित थी। मैं मेरे गांव के आसपास ही क्या करता था, सामान जो उत्पादित होता था बेच के आके अपने राजी रहता था। मतलब विश्व में जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां सीमित थी। लेकिन सीमित क्यों थी? अरे भैया, मेरे पास घर में इस प्रकार की प्रोडक्शन करने की टेक्निक नहीं थी, इस प्रकार के मेरे पास साधन नहीं थे कि जहां मैं सपोज करो एक कोई मशीन बना सकता हूं हाथ से, और वह मशीन जैसे सपोज करो एक महीने में बनाता हूं मैं 4, लेकिन मेरे पास इस प्रकार के टेक्निक आ जाए, इस प्रकार की मशीनरी मेरे पास आ जाए कि वह मैं एक महीने में वही मशीन 20, 25, 30 प्रोडक्शन करने लग जाऊं तो क्या करूंगा? अब मेरे पास माल ज़्यादा हो गया, उस स्टॉक को खपाने के लिए मैं क्या करूंगा? अब मैं मेरे नज़दीक के गांव में नहीं जाके मैं दूर के गांव में जाके बेचने जाने की कोशिश करूंगा, किसी शहर में जाके बेचने की जाने की कोशिश करूंगा। और यदि मैं और भी वृहद उत्पादन करता हूं, मेरे यहाँ पर आर्थिक स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, मेरे अन्य विदेशों के साथ मेरे देश के अच्छे संबंध हैं, या मैं वहाँ तक परिवहन के साधनों से पहुँच सकता हूँ, तो मैं वहाँ भी अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दूँगा, और उनको उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, यूटिलिटी भी होनी चाहिए। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, आर्थिक गतिविधि कम क्यों थी? क्योंकि औद्योगिक तकनीक प्लस एक होती है ट्रेंड मैन पावर अकॉर्डिंग टू जैसा आपका प्रोडक्शन है, ये दोनों ही उस समय कम थे। कब? 1750 में। लेकिन 1750 के बाद स्थितियां बदली, और आप सभी जानते हैं 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति ने अपनी धमक दे दी। औद्योगिक क्रांति से क्या मतलब है?
भैया प्रोडक्शन को बढ़ाने के नई नई टेक्निक्स आ गई और नए इन्वेंशन हुए जिनकी वजह से आपके उत्पादन में एकदम से बेतहाशा वृद्धि हो गई। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, आपकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई और आर्थिक गतिविधि बढ़ने से क्या हो गया, हमारे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वह वैश्विक होने लग गई, ग्लोबल होने लग गई। हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या होने स्टार्ट हो गया, ग्लोबल होने लग गई। समझ में आया आपको? आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये विश्व का जो अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं, विश्व बाजार जो देखते हैं, कब से स्टार्ट हुआ। देखो सामान्यतः यदि हम हमारे देश की बात करें ना, भारत देश तो हमारा इतना समृद्ध था विश्व व्यापार में, आज नहीं पिछले 500-600 सालों में हमारी धमक थी। कंबोडिया हमारा था, इंडोनेशिया हमारा था, ईरान तक हमारा व्यापार होता था, इवन यूरोप तक हमारा व्यापार होता था। समझ रहे हो, वो अरब कंट्रीज़ के माध्यम से होता था। लेकिन उस समय केवल हमारी मोनोपोली चलती थी, हम सुप्रीम थे। लेकिन अब व्यवस्था ऐसी बदली कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं और बाकी देश कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अब हम जब पूरे विश्व की बात करेंगे तो ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ 1750 से। उससे पहले क्या थी, आर्थिक गतिविधियाँ कम थी। कम इस कारण क्या था, औद्योगिक तकनीक और आपके ट्रेन मैन पावर उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, ना ही हम वो बाजार बढ़ा पाते थे। 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति आई, जिससे क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी तो भैया वैश्विक अर्थव्यवस्था का आरंभ हो गया। यहाँ तक क्लियर है? 1750 में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, ये इसका लाभ सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट को, किस देश को मिला? बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, इसका लाभ मिलना स्टार्ट हुआ था यूरोप को और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देशों को। एक तो यूरोप कॉन्टिनेंट को और नॉर्थ अमेरिका वाले जो महाद्वीप हैं, इन कॉन्टिनेंट को औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले लाभ होना स्टार्ट हुआ। यूरोप में हमारे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यह जो देश है इन्होंने सबसे ज़्यादा लाभ उठाया। और उत्तरी अमेरिका में हमारे प्रॉपर यूएसए तो है ही, इन्होंने इसका क्रांति का लाभ उठाया। और इसी के नाते क्या हुआ, अर्थव्यवस्था वैश्विक होनी स्टार्ट हो गई। देखो मैं आपको एक क्रम बताता हूँ। देखो अभी जो औद्योगिक क्रांति चल रही है, हम इसको बोलते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है। और हर औद्योगिक क्रांति के पीछे कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचारधारा काम करती है। जैसे पहली जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें कैपिटलिस्ट विचारधारा ने काम किया था। मैं आपको ये ब्रीफ में समझा देता हूँ एक बार। ये जैसे मैं आपको मेन कीवर्ड्स बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार से नोट्स बनाते चलना। देखिए वर्तमान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 5वीं वर्ल्ड ऑर्डर का विकास हो चुका है। जैसे पहला हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम इसको बाइफिकेट करके चलते हैं। भैया इकोनॉमी के अंतर्गत पहला वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा था इकोनॉमी का? कैपिटलिस्ट था। इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। देखो पूंजीवादी, समाजवाद, मिश्रित इकोनॉमी, ये सब हमने स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में बहुत शानदार तरीके से करें। जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं पढ़े हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वो लिंक से आप उसको एक बार देख लेना। दूसरा सोशलिस्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड। और मिक्स इकोनॉमी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गई थी, इनको हम बोलते हैं भैया यहाँ पर अब कैसी चल रही है, मिक्स इकोनॉमी चल रही है। फोर्थ है वर्ल्ड वाला आ गया आपका अल्प विकसित। और वर्तमान में जो विश्व की अर्थव्यवस्था जिसकी तरफ वो बढ़ चली है वह हो गई है फिफ्थ वर्ल्ड वाली इकोनॉमी वाली ऑर्डर आ गया अपना डिजिटल और पेपरलेस इकोनॉमी। क्या? डिजिटल और पेपरलेस इकोनॉमी। देखो कई बार आपके एक प्रश्न आता है मेंस में कि भारत में जैसे कि डिजिटल इंडिया हम चला रहे हैं, भारत नेट चला रहे हैं, हम ये डिजिटलाइजेशन कर क्यों रहे हैं? देखो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समाहित करवाना, मिला देना। हाँ कहाँ पर थे भैया? डिजिटल पेपरलेस इकोनॉमी। हम क्या चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था हो जाए। इसी के नाते भैया हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, भारत नेट प्रोग्राम चला रहे हैं। हर गांव ढाणी को अपने ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का हमने लक्ष्य ले रखा है। उसका मेन कारण यही है। आप सोचो मेरे गांव का किसान यदि बैठ के अगर उसके पास ऑप्टिकल फाइबर हो तो गांव से क्या कर सकता है, अपनी फसल का सौदा विदेशों में कर सकता है।
अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी कृषिगत इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निक सीख सकता है। हाँ, अरे भैया एक बात समझो, देखो हम भी किसान हैं, गेहूँ, चावल, धान ये जो बोते हो ना, बाजरा, मक्का, इसमें कोई विशेष टेक्नोलॉजी नहीं लगती, ये तो हम पुरखों से करते आ रहे हैं, सोते हुए भी उठ के जाते हैं ना किसान, तो बोए आते हैं, इसमें आप क्या विशेष कर रहे हो? देखो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, विभिन्न प्रकार के बागवानी फसलें, मेडिसिनल फसलें आपको उगानी पड़ेंगी, जिसके माध्यम से आप सशक्त हो पाओगे। ये गेहूँ, चावल, धान, मक्का, बाजरा बोने से आप सशक्त नहीं हो सकते, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? फिफ्थ वर्ल्ड ऑर्डर की डिजिटल पेपरलेस इकोनॉमी अपने देश को बनाना ही पड़ेगा। देखो समय के साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। समझ रहे हो ना? क्लियर? भारत भी वैश्विक गांव का अंग बन जाए, इसलिए हमने भैया भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए पुरजोर जोर लगा रखा है। इसके पीछे कारण ये, देखो मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। अभी क्या था, जैसे जयपुर से हमने शिफ्ट किया कोटा के पास में गांव था, मुझे रहना तो वहाँ पर था। अब लेकिन वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। आप देखो विडम्बना, अच्छा तहसील वाला गांव था, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पर बोल रहे थे कि साहब ऑप्टिकल फाइबर आपके अभी 2-4 महीने में आएगी, हमारे प्रपोजल में तो है। अब मेरे जैसे कई शिक्षक या मेरे जैसे कई लोग या युवा वहाँ पर रह के कोई व्यवसाय करना चाहते हो, स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो अपने गाँव में खोल ही नहीं सकते। और आज के समय में इंटरनेट इतनी बड़ी आपकी जीवन की ज़रूरत बन गई है। इवन आप आर्टिकल 21 अप्लाई होने लग गया है आपके डिजिटल इंडिया के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट आपकी मूलभूत अधिकार, मूलभूत आपकी आवश्यकताओं के अंतर्गत आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है। आप नेट न्यूट्रलाइजेशन आपने सुना था, नेट न्यूट्रलाइजेशन, नेट न्यूट्रलिटी पे बड़ा बहस चली थी, उसके पीछे वो आर्टिकल 21 ही था। समझ रहे हो ना? तो भैया मेरे को इतनी दिक्कत आई, मेरा इतना मन था उस गांव में रहने का, और मैंने वहाँ BSNL के बड़े अधिकारियों से बात कर ली, प्राइवेट प्लेयर्स से बात कर ली। मुझे 2 Mbps से ऊपर की स्पीड की वो क्लेम ही नहीं कर रहे थे। वहाँ पे ब्रॉडबैंड था, लेकिन वो 2 Mbps की स्पीड देता था। अब उसकी वजह से वहाँ गांव में ना रह के इतना अच्छा रहन सहन, बढ़िया वहाँ आराम से खेत वेत में घूमते, सुबह शाम बढ़िया अच्छा शुद्ध खाते, वो सब छोड़ के मुझे यहाँ कोटा आना पड़ा। उस केवल और केवल उसके पीछे कारण ये था कि मेरे देश में भी पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसी प्रकार से नोट डाउन कर लेना आप, है ना? चाहे तो एक लाइन में इसको बना लेना, 5 वर्ल्ड ऑर्डर, और ये लिख लेना भैया, पूंजीवादी को हम फर्स्ट बोलते हैं, साम्राज्यवाद को सेकंड, मिश्रित को थर्ड, और फोर्थ बोलते हैं अंडर डेवलप्ड अल्पविकसित को, डिजिटल पेपरलेस इकोनॉमी होगी फिफ्थ वर्ल्ड। देखो इसके अगर आप एग्जाम्पल देखो ना, तो आपका साउथ कोरिया टोटल पेपरलेस हो चुका है। वहाँ कोई भी सरकारी काम होता है ना, सारा पेपरलेस होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देखो हम जो तीसरी विश्व व्यवस्था में आपसे बात कर रहा हूँ, तीसरी विश्व व्यवस्था, जिसको आप किस नाम से जानते हो? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही आप नई आर्थिक व्यवस्था भी कहते हो। यदि आपके पास कोई प्रश्न आ जाए और जिसमें नई आर्थिक व्यवस्था दे रखी हो, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। और यदि तीसरी विश्व व्यवस्था कहीं पर लिखा हुआ आ जाए, तो समझ जाना मिश्रित अर्थव्यवस्था या नई आर्थिक व्यवस्था की बात करें। देखो इसकी स्टार्टिंग तो हो गई थी मेरे प्यारे दोस्तों 1945 में, जैसे यूनाइटेड नेशन आया था ना, इस यूनाइटेड नेशन के माध्यम से ही हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्टार्टिंग फेज आ गया था। इन्होंने बोल दिया था भैया देखो सब अपने अपने देशों को खोल दो, सब आपस में मिलकर व्यापार करेंगे, अमेरिका आपके साथ व्यापार करेगा और भारत देश आपको भी देखो कितना अच्छा मौका मिलेगा सामान हमारे देश में भेजने का। अरे भैया हमारे पास तो वो एक टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम आपको सामान बना के भेज सकें। यूनाइटेड नेशन के माध्यम से 1945 में नई मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोलते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई थी। वैसे अगर इफेक्टिवली देखा जाए ना, तो इसकी शुरुआत तो 1944 में
ब्रेटन वुड्स संधि हुई थी। क्या हुई थी? ब्रेटन वुड्स संधि, इससे हो गया था। अब ये क्या है ब्रेटन वुड्स संधि, मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। देखो ये जो मैं आपसे ब्रीफ लिख रहा हूँ ना, आप ऐसे ही लिख के, जैसे मैंने आपको जो डिस्क्राइब किया उसकी जो मेन लाइन है आप वो लिख सकते हो ना। नोट्स बनाओ तो उसको लिख लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, फिर आप लिख लेना। उसमें से केवल कीवर्ड लिखना जो भी मैं आपके साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये तो कीवर्ड लिखना ही लिखना, जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा रिवाइज करते हुए कि भैया हम पढ़ क्या रहे थे, क्या रिलेशन था इनका, क्यों हमने भैया यूनाइटेड नेशन 1945 का बात किया, क्यों हमने 1944 में ब्रेटन वुड्स संधि लिखी, और इसका इन तीनों चीज़ों से क्या रिलेशन था। चलो आगे देख लेते हैं। ब्रेटन वुड्स ट्रीटी 1944 में आपने देखी, यूनाइटेड नेशन 1945, और इन दोनों ने इस संधि और ये संस्था ने मिलके ये तय किया कि भैया ये जो हमने विश्व में अभी जो वर्ल्ड वॉर किया है ना, इस वर्ल्ड वॉर के बाद हम कैसे हमारा व्यापार बढ़ाएंगे। ये देश जो लड़ भिड़ के हमने इनकी सत्यानाश कर दिया, अब इनको भी तो अपॉर्चुनिटी के रूप में इन्होंने देखा। देखो हर चीज़ में अगर कहीं समस्या है तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी है। इन लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 3 संस्थाएं बनाई जिनको आप सभी जानते हैं। एक इन्होंने बनाई वर्ल्ड बैंक, एक इन्होंने बनाया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरी इन्होंने बनाई थी ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अच्छा वर्ल्ड बैंक इन्होंने क्यों बनाई, सबने मिलके 1944-45 में जब भैया लड़ लुड़ा लिया आपस में, देश विदेश में सबका सत्यानाश कर दिया। किसका? खास तौर पे हमारे भारत जैसे देशों का, हाँ, जो उस समय बिल्कुल आज़ाद होके अपनी अर्थव्यवस्था को, मरी हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आए थे, जिसको उन्होंने अच्छे से निचोड़ लिया था। अब इनसे वापस भी तो निचोड़ना था ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो उन्होंने बनाया, भाई वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, IMF बनाते हैं, ITO बनाते हैं। अच्छा वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया इन्होंने? वर्ल्ड बैंक इन्होंने बनाया कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जो देश का सत्यानाश हो चुका है, उन देशों को पुनः विकास के पहिए खड़े करने के लिए या विकास के पहिए दौड़ाने के लिए हम वर्ल्ड बैंक बना रहे हैं। और हम ऐसे देशों को क्या करेंगे, और ऐसे देशों को भैया हम क्या करेंगे, ऐसे देशों को हम विकास करेंगे। विकास करने के लिए उनको लोन देंगे, नाम मात्र के ब्याज पे, बिना ब्याज के लोन देंगे। भैया अपने देश को दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो जिससे हम हमारा सामान बेच सके, मतलब दुकान तो बढ़ानी पड़ेगी ना। IMF बनाया फिर उनने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF किस लिए बनाया इन्होंने भैया? आर्थिक सुधार के लिए। मतलब वर्ल्ड बैंक में तो क्या कर दिया, आपके देश का पुनर्निर्माण करने हेतु इन्होंने वर्ल्ड बैंक बना दिया, और जो अर्थव्यवस्था को पुनः आपकी खड़े करेंगे उसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना दिया। मतलब वर्ल्ड बैंक तो क्या करेगा, डेवलपमेंट, विकास करने के लिए रोड बनाएगा, आपके पोर्ट बनाएगा, मकान दुकान हॉस्पिटल बनवाएगा, पुल बनवाएगा। IMF क्या करेगा, आर्थिक सुधार करेगा कि भैया आपको बिजनेस करना है, हम आपको पैसा देते हैं, बिजनेस खड़ा करो। समझ गए? अल्टीमेटली बिजनेस तो यही करेंगे। एक और बनाया ITO, आपस में ट्रेड हो सके आराम से, आसानी से दो देशों के बीच में, उसके लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। देखो हुआ क्या दोस्तों, ITO, देखो ये जो है वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके लिए तो विश्व में सहमति बन गई थी, इन्होंने इसको बना दिया। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक चक्कर पड़ गया था। देखो उस समय क्या था, जो हमारा ये सेकेंड वर्ल्ड वार था, इसमें देश, विश्व अर्थव्यवस्था 2 ध्रुवों में बट गई थी। आप सभी जानते हो, एक थी कैपिटलिस्ट, एक थी सोशलिस्ट, मतलब पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवाद तो क्या कहता था, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या बोलते थे, सब फ्री ट्रेड कर दो, सब कुछ खुला कर दो, हाँ, जिसको चाहे वो जाके वहाँ पे व्यापार कर सकता है, और जैसे उनकी टेक्नोलॉजी उससे सब सामान बेच और खरीद सकता है, ये बोलते थे नहीं। और समाजवाद जो देश थे वो क्या बोलते थे, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्लियर? ये इस पंगा फंस गया था ITO में, जिसकी वजह से इस संगठन का गठन नहीं हो सका। देखो अब एक बार ये फेजेस समझ लो आप, कि हमारे 1945 के बाद विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उनके फेजेस कैसे चले। पहला फेज आप देखते हो 1946 से 1991 तक, इसको हम एज ऑफ कोल्ड वार बोलते हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद से यह संकल्पना समाप्त होकर नई वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर गई थी। एज ऑफ कोल्ड वार में आप सभी जानते हो 2 प्रकार की फिलॉसफी चल रही थी, एक तो थी कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, और एक थी आपकी सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट काफी हद तक मिली जुली थी।
इन दोनों में क्या था भैया, लड़ाई चल रही थी। और लड़ाई कैसी थी, कोल्ड वार की लड़ाई थी। देखो मेरा अच्छे से ध्यान है कि 7वीं 8वीं में ये प्रश्न आया था कोल्ड वार, और हम पढ़ते लिखते तो थे नहीं, खेलने कूदने और गांव में घूमने फिरने का काम था। और उसमें आया था शीत युद्ध, शीत युद्ध करके प्रश्न आया था। तो शीत युद्ध में मेरे को अच्छे से ध्यान है कि मैंने क्या, वैसे तो हमें आता नहीं था कुछ, मैंने कहा क्या लिखे हैं शीत युद्ध में। तो शीत युद्ध में लिख के आया था मैं कि जो सर्दियों में घोर ठंड में जो हमारे सिपाही फौजी लड़ते हैं उस युद्ध को शीत युद्ध बोलते हैं। जबकि शीत युद्ध क्या है, गोले बारूद से लड़ाई झगड़ा नहीं भैया, बातचीत का झगड़ा था, ये विचारों का झगड़ा था, ये दो विचारधाराओं का झगड़ा था विश्व की। अच्छा ठीक है, 1946 से 1991 तक एज ऑफ कोल्ड वार चला, और ये फ्री ट्रेड के ऊपर यहाँ पे झगड़ा चलता रहा था, फर्स्ट फेज चला था। इसके बाद भैया क्या हुआ था, 1991 के बाद देशों को खोलना स्टार्ट कर दिया था व्यापार के लिए, और क्या आ गया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों भी आपने मेरे साथ में बहुत विस्तृत तरीके से समझे प्रीवियस लेक्चर्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फेज बोलते हैं। ये 1991 से 2008 तक चला था, क्या, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का समय बोलते हैं। क्लियर। थर्ड फेज 2008 से जो अभी तक वर्तमान में चल रहा है, इसको हम बोलते हैं नियो ग्लोबलाइजेशन, नव वैश्वीकरण, जो वर्तमान में चल रहा है। क्लियर है ना, ये आपने देख लिया। इसको इसी प्रकार से नोट डाउन कर लेना, जिससे क्या रहेगा, आपको रिवाइज करना आसान रहेगा। अच्छा, अब आपको क्या करना, ये जो मैंने यूनाइटेड नेशन के इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, आप यहाँ से 4 पेज छोड़ देना, मोटे मोटे 4 पेज ही छोड़ देना। 4 पेज से मेरा क्या तात्पर्य हो गया, आगे पीछे के 8 पेज। क्लियर है। हम क्या करेंगे, ये अभी इसके बाद क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको वर्ल्ड में व्यापार कैसे चलता है मैं उस पर आ जाऊँगा। जैसे ही वो हम समझ लेंगे, उनका अकाउंट समझ लेंगे, कैसे दो देश आपस में व्यापार करते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो प्रचलन में है विश्व की अर्थव्यवस्था में, उसको समझने के बाद हम किस पर आ जाएंगे, वर्ल्ड में IMF और वह अन्य जितने भी हमारी वैश्विक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है, उसको पढ़ लेंगे। वो 4 पन्ने में आपके लिए इसलिए छुड़वा रहा हूँ, उसके आगे जो पढ़ाई करेंगे हम, इसके आगे के जो लेक्चर होंगे वो वहाँ से स्टार्ट कर लेना। यहाँ तक क्लियर आया समझ में, कुछ थोड़ा सा आपके एक संकल्पना बनी विश्व अर्थव्यवस्था की। कोई भी इसमें मन में डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर देना, हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। और देखो ये इंग्लिश में ही रहेगा, है ना, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसके लिए बिल्कुल फिक्र मत करना कि सर ये ग्लोबलाइजेशन आपने लिखा है, कैपिटलिज्म लिखा है, अरे एग्जाम में तुम भी लिख के आओगे ना, तुम्हारा 1 नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको, है ना। वैसे आपको मैंने इसका जो अर्थ है वो एक बार तो बोल ही दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। किसका संतुलन, भुगतान का संतुलन। देखो कई बार क्या होता है, इन शब्दों से मेरे को तो हिंदी की शब्दावली बहुत प्यारी लगती है, सारा अर्थ ही वही बता देती है, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसका संतुलन, भुगतान का संतुलन। मैंने आपसे कुछ सामान लिया और आपको पैसा दिया, और वो कैसा रहा, संतुलित रहा, तो हम क्या बोलेंगे, भैया भुगतान संतुलन है ना। मैंने आपसे 1 किलो आलू लिए और 1 किलो आलू के पैसे दे दिए, मतलब कि आपका, मेरा और आपका बैलेंस क्लियर है। यदि आपने मुझे अधिक सामान दे दिया या मैंने आपको अधिक पैसा दे दिया, तब हम बताएंगे भैया कि मेरी तरफ से ये पॉजिटिव रहा, मतलब मेरी तरफ से अधिक दिया गया, या आपकी तरफ से अधिक लिया गया, ये रहता है। अब हम बात करते हैं भुगतान संतुलन किसकी, एक देश की, देश विश्व के साथ ये जो सामान का लेन देन है ना, इसका हम देखेंगे भैया भुगतान संतुलन। ये विश्व व्यापार है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। अगली बात देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विदेश व्यापार में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, यही आता है ना। और मेरी बात समझो, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है, एक खाता होता है, जिसमें खाते में दर्ज होती है भैया कि ये सामग्री गई, ये सामग्री आई, और एक ट्रेड अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, बेसिकली होता है। अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अब दिमाग में आए तो समझ जाना, दिमाग में पिक्चर लिया ना कि एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, एक खाते की बात कर रहा हूँ आपसे। क्लियर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी आप ध्यान कर लो क्या होती है। कोई ए देश है, इसकी शेष विश्व के साथ जितनी भी समस्त आर्थिक लेन देन होंगी ना, समस्त लेन देन
वह आपकी क्या कहलाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती है। इसमें दूसरा कीवर्ड और पकड़ के चलना, वित्तीय वर्ष, ठीक है। और इसमें जो भी लेन देन होती है वह ट्रांजैक्शन, आर्थिक लेन देन, जो मैंने आपको नीचे लिखा था, इन 3 कीवर्ड को पकड़ के चलना। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक प्रकार का खाता होता है जिसके अंतर्गत एक देश का शेष विश्व के साथ समस्त आर्थिक लेन देन और जो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? अब इसमें 2-3 बातें और देखना कि देखो ये अकाउंट तो बना लिया आपने, यह अकाउंट जो होता है किस में बनता है, डॉलर में बनता है। किस में बनता है, डॉलर में, रुपए में नहीं बनता, डॉलर में बनता है। मैंने आपको कोई सामान बेचा और आपने मुझे सामान बेचा, तो जो विश्व में हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो सामान्यतः विदेशी मुद्रा में करते हैं, और विदेशी मुद्रा में करने की वजह से हम इसको डॉलर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बीच बीच में मैं कई बार रुक जाता हूँ ना, उसके पीछे कारण ये रहता है कि यहाँ पास में ही एक रेल लाइन जा रही है, रावत भाटा करके एक अपने बिजली संयंत्र है, उस बिजली संयंत्र में ट्रेन कोयला लेके जाती है और हर घंटे में 2-3 बार जाती है। तो बीच बीच में कई बार मैं रुक जाता हूँ ना, उसके पीछे कारण यही है। और जब हम एडिट करेंगे तो उसको हटा देंगे। हाँ, खाता बनता है किस में, डॉलर में बनता है। अच्छा, बनाता कौन है अपने देश में? अपने देश में ये केंद्रीय बैंक बनाता है। कौन बनाएगा? केंद्रीय बैंक बनाएगा। केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है क्या सभी देशों में स्ट्रक्चर सेम रहता है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का? बिल्कुल, सभी देशों में इसी प्रकार का स्ट्रक्चर यूज में लिया जाता है अपने विदेश व्यापार को, अपने भुगतान संतुलन को प्रदर्शित करने के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आईएमएफ ने बना रखा है। किसने? ये स्ट्रक्चर किसने दिया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दिया कि भैया ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, आप भी इसी प्रकार से अपना भुगतान आप भी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कर रहे हैं उसका लेखा जोखा इसी प्रकार से करो, और अन्य देश भी इसी प्रकार से करेंगे। जैसे क्या रहेगा, पूरे विश्व में एक सिमिलरिटी रहेगी अकाउंट हैंडलिंग में। ठीक है, अब देखो इसको यूँ समझ लो। अभी जब भी बनाते हैं अकाउंट तो उसमें एक पार्ट तो होता है करंट अकाउंट का, चालू खाते का। किसका होता है? चालू खाते का। दूसरा होता है इसमें कैपिटल अकाउंट, जिसको बोलते हैं पूंजीगत खाता। ये 2 पार्ट होते हैं। आप क्या करना, ऐसे के ऐसे ये बना लेना, और हम क्या करेंगे फिर एक एक इसके पॉइंट पढ़ते चलेंगे तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी समझ पैदा हो जाएगी। इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, पहले क्या लिखना, करंट अकाउंट, चालू खाता। दूसरा पॉइंट क्या लिखना, कैपिटल अकाउंट, मतलब कि पूंजीगत खाता है। 2 पार्ट में हम बांट देंगे। यह जो पूंजीगत खाता है इसमें मुख्यतः उसमें 3 पार्ट और होते हैं। एक होता है विजिबल, दृश्य खाते, आप इंग्लिश में रखना है इसको ना, दृश्य, और इनविजिबल को आप बोलोगे अदृश्य। और ट्रेड अकाउंट हो गया आपका व्यापार खाता। कल मैंने एक क्लास ली थी तो उसमें माइक तो ऑन किया नहीं और पूरी क्लास ले ली, आवाज़ रिकॉर्ड हुई नहीं और क्लास 1 घंटे की ले ली। तो इसलिए मैं बार बार अब चेक करता रहता हूँ कि भैया ये चालू है या नहीं है। दृश्य खाता, अदृश्य खाता, व्यापार खाता, है 3 पार्ट होते हैं आपके चालू खाते के। दूसरी तरफ होता है पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता में एक होता है लोन अकाउंट, एक होता है नॉन लोन अकाउंट, एक अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। लोन अकाउंट क्या हो गया, ऋण खाता। इंग्लिश में विषय ध्यान रखना ना। और दूसरा हो गया गैर ऋण खाता, और तीसरा हो गया अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय, ठीक है, रिजर्व हो गए। क्लियर है? 3 चीज यहां से समझ में आ गई आपको?
विदेशी विनिमय कोष हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, अब हम इसको आगे देखेंगे तो विजिबल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती है वो देखेंगे, इनविजिबल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखेंगे, ट्रेड अकाउंट में क्या आती है वो देखेंगे, और मैं एक्सपोर्ट को आपको एक्स से बताऊंगा और इंपोर्ट को एम से बताऊंगा। जो भी आप आगे नोट्स हम बनाएंगे, एक्सपोर्ट की यदि कहीं लिखने की बात आएगी तो एक्स से बताऊंगा, इंपोर्ट की एम से बताऊंगा। ऋण खाते के अंतर्गत देखो ये 3 चीज़ें और होती है इसमें। एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं बाह्य मदद, बाह्य लिख लेना, बाह्य मदद। ये ईसीबी होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये भी हम देखेंगे। मतलब बाहर से जो आप वाणिज्यिक उधार ले रहे हो उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं, ये भी ईसीबी के हिसाब से ही आप पढ़ना। तीसरा नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट मतलब कि जो नॉन रेजिडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट हमारे यहाँ पे भी कराते हैं भारतीय लेकिन बाहर के रहने वाले हैं, इसको भी समझेंगे। गैर ऋण खाता क्या होता है, नॉन लोन अकाउंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है इसके अंतर्गत। यदि कभी भी आपसे गैर ऋण खाते की बात कर लें तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कैसा होता है आप सभी जानते हैं, एक तो एफडीआई के माध्यम से होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी हमने 2 पार्ट में बांटा है, एक तो एफआईए और एक क्यूएफआई। एफआईए क्या होता है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये, और ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी देखेंगे। तीसरा आप सभी जानते हैं विदेशी विनिमय कोष, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको भी हम देखेंगे। इसको आपको कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है, FXR, इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। ये हमारा आगे का क्रम रहेगा। देखो ये क्लास तो आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ये बना लेना, इसको एक बार देख लेना, इन शब्दों से क्या आप अर्थ निकाल सकते हो उसको भी एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। जैसे कि यार एक्सटर्नल असिस्टेंस लिखा हुआ, बाह्य सहायता क्या हो सकती है, बाह्य सहायता 5 मिनट जब आप नोट्स बनाओ ना तो देख लेना, अच्छा बाहर से कोई सहायता आने की बात हो रही है। ईसीबी क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, लिख देता हूं आपको, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है ना, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ये कर लेना। क्लियर, इनको पढ़ लेना, देख लेना, और हम जब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो उसमें हम एक एक पॉइंट को लेते चलेंगे और विस्तार से समझते चलेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और एक बार ये हमने पूरा डायग्राम कर लिया ना तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपकी समझ पूर्ण हो जाएगी, हमारी जो तैयारी के हिसाब से वो पूर्ण हो जाएगी ना, जो हमें आवश्यकता है वो सारी पूर्ण हो जाएगी। क्लियर, चलो धन्यवाद, आज यहीं समाप्त करते हैं। कई दिन बाद इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करिए, अब इसको रेगुलर रखेंगे।